बुद्धिमान वो जो सबसे कुछ सीख लेता है, शक्तिशाली वो जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, सम्मानित वो जो दूसरों का सम्मान करता है, और धनवान वही है जो उसके पास है उसी से संतुष्ट है। जी हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ है हमें उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर संतुष्ट रहना चाहिए। हालांकि पराक्रम इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। पर जो है उसके लिए आप करें ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न जारी रखिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और हेलो इंडिया की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज हेलो इंडिया में क्या कुछ होगा खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, साथ ही बात होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की भी। जी हाँ, इसी के साथ हम आपको बताएंगे आज की खास गतिविधियों के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे क्यों 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। साथ ही आपको बताएंगे कि गर्मी के सितम के बीच पानी की आपूर्ति के लिए कहां हो रहा है वाटर ट्रेन का इस्तेमाल। और इसी के साथ हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में बहुत कुछ होगा खास, तो अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए मेरे और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। और पराक्रम, खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे राष्ट्रीय खबरें और पहली खबर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा जिले में बनास डेयरी सकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है। शाम को प्रधानमंत्री जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे और इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों में तकनीक के इस्तेमाल और पोषण अभियान पर ध्यान देने पर जोर दिया है। सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करने के बाद छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बात कही। यह केंद्र हर साल 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। यह केंद्र शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी में भी सहायता करता है। विद्यार्थियों में प्रवीणता और क्षमता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग से आंकड़ों का विश्लेषण करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से वियतनाम दौरे पर है। वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ओम बिरला नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। भारत और वियतनाम के बीच 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 22 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को कंबोडिया के लिए रवाना किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। सोमवार को उपराष्ट्रपति ने कृष्णा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष पिनामनेनी कोटेश्वर राव की आदमकद कांस्य प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो वादा किया जाए जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून जो चुनावी वादों पर नजर रखे और वादे पूरे नहीं होने पर जरूरी कार्रवाई का प्रावधान करता हो, ऐसे कानून पर सभी स्तरों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे। भारतीय सेना 29वें प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर मुहर लगा चुकी है। और आपको बता दें कि मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। जनरल MM नरवणे इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पदभार संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी से पास होने के बाद दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में उन्हें कमीशन किया गया था।
देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बीते एक दिन में लगभग 90% का इजाफा हुआ है। हाल ही के दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2183 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11,542 है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.03% है, जबकि संक्रमण मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.76% है। बीते 24 घंटों में 214 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। देश में दैनिक संक्रमण दर 0.83% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.32% दर्ज की गई है। और चलिए पराक्रम, ये थी राष्ट्रीय खबरें और अब हम रुख करेंगे NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आई खबरों यानी कि राज्यों से जुड़ी खबरों की ओर। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होगा। इस बैठक में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इनमें हर घर में एक रोजगार देने, बेटियों की शादी में अनुदान राशि बढ़ाने, महिलाओं और किसानों को खास सौगात देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। असम में गुवाहाटी नगर निगम के 60 वार्डों के लिए चुनाव आज होंगे। चुनाव आयोग ने बिहू के चलते चुनावों को 22 अप्रैल तक के लिए टाला था। मिजोरम के बाद अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने त्रिपुरा में भी एंट्री कर ली है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए त्रिपुरा सरकार ने बड़े पैमाने पर सुअरों को मारने का आदेश दिया है। त्रिपुरा के सेपाहीजला जिले में एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एनिमल ब्रीडिंग फार्म चलाया जाता है। इस फार्म में सुअरों की जांच के दौरान उनमें कुछ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण पाए गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में शांति और विकास के लिए उठाए गए कदमों को विस्तार से बताया। साथ ही राज्य में ड्रग्स और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में कल कुल 7 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से 2 मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत और 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। नवाब मलिक ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तत्काल रिहाई की अपील की थी। 62 साल के नवाब मलिक को इस मामले में ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के विभिन्न संगठन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सीएनजी में सब्सिडी और किराए की दरों में बदलाव की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। दिल्ली सरकार ने समयबद्ध तरीके से किराए में संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। बावजूद इसके संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अमृत पर्व प्रवेश समारोह 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्व की वर्तमान स्थिति और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच दुनिया की निगाहें शांति की अपेक्षा के साथ भारत पर टिकी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई हिंसा के सिलसिले में जांच की जा रही है और गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश दिए। कई फरियादियों ने निर्देश के बावजूद काम नहीं होने की बात कही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों और मध्य भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में 2 दिन से
फिर लू चलने का अनुमान है। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में गर्मी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पहुंचेगा। इससे तपन से कुछ राहत मिल सकती है। और आइए अब राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ने इंडोनेशिया और श्रीलंका के समकक्षों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर बात की। साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बैठकों में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिरकत करेंगी। वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के CEO के साथ भी मुलाकात करेंगी। आज से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संसद सत्र शुरू होगा। विपक्षी दल गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग की जा रही है। श्रीलंका में जारी आर्थिक व सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने नया मंत्रिमंडल गठित किया है। इसमें 17 मंत्री शामिल किए गए हैं। इस पूरे मामले के बाद सोमवार को महिंद्रा राजपक्षे ने 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली। सरकार ने ऋण हासिल करने के उपायों पर चर्चा की। यूक्रेन के सभी इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर दूसरे चरण का हमला भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन की लवीव में रूसी मिसाइल से हमला किया गया है और इसमें 7 लोग मारे गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष तेज हुए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मरियुपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। वहीं यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरपिन में रूसी हमले में करीब 269 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों और दूसरे जगहों के 400 से ज्यादा लक्ष्यों को हवाई बमबारी, टैंक गोलाबारी और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। रूसी हमलों से परेशान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया से रूस को रोकने की गुहार लगाई है। अमेरिका में अब उड़ानों, ट्रेनों में सफर के दौरान मास्क अनिवार्य नहीं होगा। अमेरिका में कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। पिछले 7 महीनों में गाजा से पहली बार रॉकेट दागा गया है, जिसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करके रोक दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दिखाने के लिए यूक्रेन का दौरा करने का न्योता दिया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन की कीव जाने की कोई योजना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल प्रांत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। देश में इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि जैसा कि हम कोविड आपदा से बाहर निकलने की सोच रहे थे, तभी हमारे देश पर एक प्राकृतिक आपदा आ गई। और अमृता, इन सुर्खियों के बाद ये हम सभी महसूस कर रहे हैं कि बदलते मौसम के साथ गर्मी का जो पारा है वो तेजी से बढ़ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है, तो फिर मई जून की झुलसाती गर्मी में क्या हाल होंगे। बिल्कुल पराक्रम, आपने एकदम ठीक कहा। कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि इस बार जो तपन है वो पिछले कई सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी। लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बताएं कि कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के पाली की। हालांकि पाली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकारी मदद की शुरुआत हो चुकी है। वहां लोगों की मदद के लिए हर दिन वाटर ट्रेन के जरिए पानी की सप्लाई कराई जा रही है। 15 अप्रैल से ये कवायद शुरू हुई, जो आने वाले 3 महीनों तक चलाई जाएगी। बढ़ती गर्मी के कारण पानी का संकट गहराता जा रहा है। गहराते जल संकट को दूर करने के लिए कई कोशिशें भी अमल में आ रही हैं।
राजस्थान के पाली जिले में गर्मी के कारण पानी की भारी किल्लत हो रही है। इसी प्रयास में जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर पाली जिले में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर ट्रेन को चलाया जा रहा है। 15 अप्रैल से चली इस ट्रेन ने पहले दिन 2 फेरों में कुल 4 MLD यानी 40 लाख लीटर पानी पहुंचाया। वाटर ट्रेन में 40 वैगन हैं। वैगन में 50,000 लीटर पानी है। इस तरह इस ट्रेन में 20 लाख लीटर पानी पाली भेजा जा रहा है। ट्रेन के एक फेरे में 4,10,000 रुपए का खर्च आएगा। 30 अप्रैल तक यह ट्रेन हर दिन 2 फेरे लगाएगी। अप्रैल के बाद हर दिन यह ट्रेन 4 फेरे लेगी। 3 महीने ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाने का खर्च करीब 16 करोड़ रुपए आएगा। वाटर क्राइसिस है पाली में, जवाई बांध में पानी कम हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड करी थी और हम लोगों ने पूरी प्रायोरिटी के साथ स्पेशल ट्रेन रन करेंगे। इसके 2 ट्रिप्स होंगे और जैसा मुझे बताया गया है 40 लाख लीटर प्रतिदिन हम इसको पाली तक पहुंचाएंगे। इस ट्रेन को बनाने के लिए 50 वेजिटेबल ऑयल वैगन को वाटर वैगन में कन्वर्ट किया गया है। 20 साल में पहली बार ऐसा मौका होगा जब यह वाटर ट्रेन लंबे समय तक चलाई जा रही है। 30 साल पहले तक नहर के जरिए पाली से पानी जोधपुर पहुंचता था, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जवाई बांध सूख गई, जिसकी वजह से पाली में पानी की इतनी किल्लत है। पहली बार पाली में साल 2002 में वाटर ट्रेन भेजी गई थी। तो देखिए, वाटर ट्रेन के जरिए राजस्थान के पाली के लोगों की प्यास को बुझाने की कोशिश है। लेकिन अमृता, मुझे लगता है कि ये एक संदेश देता है कि हमें पानी को संभाल के रखना है आने वाले कल के लिए, क्योंकि यूं ही नहीं कहा गया है कि जल ही जीवन है और जल है तो ही कल है। बिल्कुल, और इस कल को ध्यान में रखते हुए आपको आज यानी कि वर्तमान में पानी के संरक्षण पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और पराक्रम, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। पराक्रम, इतिहास है तो हमारा आज है और इतिहास है तो ही हमारा कल है, यानी कि आने वाले भविष्य की जो नींव है वो हमारे इतिहास पर टिकी है और इसलिए हम हर रोज बात करते हैं इतिहास की। बिल्कुल, और हम सभी को अपना इतिहास जानना चाहिए। तो आइए एक नजर डालते हैं कि 19 अप्रैल की तारीख के नाम इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 19 अप्रैल वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च कर भारत ने अंतरिक्ष युग में कदम रखा। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोवियत संघ की मदद से बनाया था। इस उपग्रह को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट को खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ ही सौर भौतिकी की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया था। इसरो के पूर्व प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव का देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को बनाने में बड़ा योगदान रहा। वर्ष 1975 में इस सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च होने के बाद इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1976 में 2 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर छापा। अपने लॉन्चिंग के 17 साल बाद वर्ष 1992 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष से लौटकर पृथ्वी पर वापस आ गया। भारत की इस कामयाबी के जश्न में रूस भी शामिल हुआ और दोनों ने मिलकर एक डाक स्मृति टिकट जारी किया। और पराक्रम, जैसा कि अपने दर्शकों को हम हर रोज बताते हैं आज की गतिविधियों के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 9 बजे SP शिंदे हॉल NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में केंद्रीय कृषि मंत्री खरीफ अभियान 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की आज अध्यक्षता करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही 5 दिवसीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज भी जारी रहेगी। कल से शुरू हुआ था ये सम्मेलन। और इसी के साथ सूरत में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन जो है वो जारी है, आज भी ये चलेगा। बिल्कुल, और संसदीय समितियों पर आज की गतिविधि पर नजर डालते हैं। संसद भवन परिसर में लोकसभा जल संसाधन पर स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित होगी। इसके अलावा लोकसभा की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में आज आयोजित होगी। और इसी के साथ लोकसभा जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति की बैठक भी आज होनी है।
बिल्कुल। और आज की गतिविधियों की तो बात करी अमृता, लेकिन हमें बात करनी होगी आज के खास दिन की भी। और आज के खास दिन की बात करूं अमृता, तो आज वर्ल्ड लीवर डे है। जी हाँ, हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे दुनिया भर में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लीवर से संबंधित बीमारियों और इसे हेल्दी रखने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए वर्ल्ड लीवर डे का महत्व, और इसमें यह भी जानेंगे कि लीवर का हमारे शरीर में क्या महत्व है। मस्तिष्क के बाद लिवर यानी यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। ये शरीर के पाचन तंत्र में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दवा सहित आप जो कुछ भी खाते या पीते हैं वो लीवर से होकर गुजरता है। ये हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यदि इसकी ठीक से देखभाल न की जाए तो ये आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लिवर से जुड़ी बीमारियों को लेकर जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे यानी विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए स्वस्थ आहार लेना जरूरी है। कम भुना और मसालेदार भोजन करें, समय से खाएं और जंक प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। साथ ही लिवर को हेल्दी और रोगों से दूर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए। तो अपने लीवर का जरूर ध्यान रखिए। और अमृता, मुझे लगता है खान पान का भी जो सीधा कनेक्शन हमारे लीवर से है। बिल्कुल, आप कैसा खाते हैं इसका बहुत बड़ा असर होता है आपके शरीर पर, आपके शरीर के अंगों पर। तो अपनी जो डाइट है और आपकी जो थाली है उसका खास ख्याल रखें। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। संसद टीवी पर शाम को 7 बजे आप देखिए कार्यक्रम मुद्दा आपका, और शाम 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत, और रात 8 बजे आप देखिए हिंदी समाचार बुलेटिन आज की खबर, और इसके साथ ही रात 8:30 बजे आप देखिए पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज, और रात 9:30 बजे आप देखिए जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। रात 10 बजे आप देख सकते हैं बिल्स एंड इनसाइट। और अब बात आज के कलाकार की। अमृता, आज के कलाकार की बात यदि हम कर रहे हैं तो आज के कलाकार कौन है ये बताइए। बिल्कुल, आपको बताते हैं। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि जो गीत है, संगीत है, वो जीवन का एक अभिन्न अंग है और उसके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए हम आपको मिलवाते हैं समय समय पर आज के कलाकार से, और आज हम आपको दिखाएंगे महान संगीतज्ञ पंडित रविशंकर के शिष्य पंडित शुभेंद्र राव की प्रस्तुति। पंडित शुभेंद्र राव सितार वादक है। उन्होंने पूर्व और पश्चिमी संगीत के फ्यूजन में भी अपनी कई शानदार और बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। तो आप इनका आनंद लीजिए सुरीले संगीत का। और फिलहाल मुझे और अमृता को आज दीजिए इजाजत। लेकिन आपको बता दें कि हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज आप हमारे संसद टीवी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमारा मोबाइल ऐप संसद टीवी डाउनलोड कर सकते हैं। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।